हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन मिला में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अर्ली मिडाइवल इंडिया। मतलब कि दो तीन टाइप में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री और थर्ड पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट पढ़ेंगे अभी नहीं, क्योंकि एंशियंट में बहुत सारी सिर्फ रिमेम्बरिंग बातें हैं, जो याद करने वाली बातें, समझने वाली बात कुछ नहीं है उसमें। इसलिए मैं मिडाइवल हिस्ट्री से शुरुआत करता हूँ। मिडाइवल में भी अर्ली मिडाइवल मतलब मिडाइवल स्थापित होने से पहले का क्या हाल था, क्यों, कौन कौन से, कैसे उसका शुरुआत कैसे हुआ, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते कैसे हैं, कैसे बांट दिए उसको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो मिडाइवल से पहले का एकदम शुरुआती जो मिडाइवल का भाग होता है उसे अर्ली मिडाइवल इंडिया बोलते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर होगा आप लोगों के लिए। और ये लगभग आपके सभी एग्जाम्स में, स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम्स में, एनटीपीसी, रेलवे और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सभी एग्जाम में आपके काम आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट है, इसको पढ़िए और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताते जाऊंगा। कृषि, यहाँ डायनेस्टी की जगह डी छूट गया है, ठीक है। कृषि समुदाय के अंदर और आसपास के योद्धाओं के जमाव से राजवंशों का उदय हुआ। जैसे पहले तो कृषि किया जाता था, कृषि से ज़्यादा डिपेंडेंट आदमी था, तो उसके आसपास कोई कोई योद्धा होने लगा। जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो उस समय भी एक योद्धा जन्म लिया। तो वैसे ही योद्धा जन्म लेते रह गए और राजवंश का निर्माण करते थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग डायनेस्टीज बोलते हैं, ठीक है, डायनेस्टीज बोलते हैं। लेकिन वे देहाती होते थे। जैसे आपने सुअर का शिकार करते हुए बाहुबली को आपने देखा होगा, तो ये पहले की चलन थी। वैसे यही सब उस समय के काम होते थे। आज के काम है कि आप इंटरनेट पे कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, ऑफिस कितना अच्छे से जा सकते हैं। तो उस समय के काम ये थे, देहाती शिकार करना। और पहाड़ समाजों से भी आए थे और पहाड़ी इलाकों से भी ये लोग आए थे, और राजवंश का निर्माण इन लोगों ने किया भारत में, ठीक है। यह स्वीकार किया जाता है कि ओवरलैप की अवधि होती, जिसके दौरान एक चरण दूसरे में मिश्रित हो जाता है। ओवरलैप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में 11th 12th में पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा कि एक ऊपर से आया, दो नीचे से आया, इनके दोनों मिलने का जो बीच का जो पोर्शन होता है वो ओवरलैप कहलाता है, ठीक है। तो एंशियंट का इंड वाला भाग, यानी पूर्वज, जो हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री, पूर्वकालीन इतिहास, उसका लास्ट वाला, और मिडाइवल का फर्स्ट वाला, अर्ली मिडाइवल के बीच के भाग को ओवरलैप यहाँ कहा जा रहा है। तो उस समय अंतरिम काल में अब प्रारंभिक मध्यकालीन भारत कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्ली एंशियंट का लास्ट वाला भाग, पूर्व प्राक-ऐतिहासिक काल आपने पढ़ा होगा, उसके लास्ट वाले भाग से ही शुरू हो जाता है हमारा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मिडाइवल इन इंडिया। मध्ययुगीन काल के साथ, क्या है ठीक से बोलना, दिल्ली में तुर्की शासन की स्थापना के साथ शुरुआत के रूप में माना जाता है। यानी कहा जाता है कि जब अभी एंशियंट हिस्ट्री खत्म ही हुआ था और मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग में ही दिल्ली में तुर्की अपना शासन जमा चुके थे। मान लेते हैं कि ये दिल्ली है अपने, यानी तो मैं आपको एक ग्राफ में दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ। थोड़ा कोई सिस्टम हैंग करने लगता है। देखिए, जैसा कि आपने यहाँ अच्छा, एक मिनट दोस्तों, कुछ लगता है प्रॉब्लम आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा रुकिए, मैं आपको अभी ऐसे ही बताता हूँ तब तक। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। तो दिल्ली में कहा क्या जाता है कि जब प्रागैतिहासिक काल यानी
जो एंशिएंट हिस्ट्री का जैसे ही समापन हुआ था उसके बाद से ही अर्ली मिडाइवल इंडिया की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो उस समय दिल्ली में जो था वो तुर्की अपना शासन जमा चुके थे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत के रूप में माना जाता है। 1206 में एक राजा के रूप में कई संप्रदाय रैंक वाली परतें बन गई और 1206 तक कई राजा आते गए। तुर्की पहला आया मोहम्मद गौरी, उपुतगिन का कुछ लगता था, उपुतगिन का, तो वो ऐसे बहुत सारे राजे आते गए और वहाँ अपना वो लोग वर्चस्व बना लिए। ठीक है, या राजाओं का राजा, राजा का भी राजा आकर अपना वहाँ अधिकार जमाता था। महाराजा और अधिक अधीनस्थ शासक का नाम जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये मतलब अभी आपको ये एक डेफिनेशन है कि अर्ली मिडाइवल इंडिया होता क्या है। बहुत लोग ऐसे याद कर लेते हैं, मिडाइवल इंडिया पढ़ लिए हैं कहाँ से, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब इनके इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लिए और मिडाइवल इंडिया खत्म हो गया। तो वैसा नहीं है, ये एक डेफिनेशन के रूप में था कि अर्ली मिडाइवल इंडिया कहते किसको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ से ये हो रहा है। देखिए, मैं जो अभी आपको बता रहा था, यहाँ आप एक बार बढ़िया से देखिए, ये वाला इलाका उस समय दिल्ली था। ठीक है, यहाँ पे और उस समय देखिए इतना ही कंट्रीज उस समय मानी जाती थी। क्योंकि दूसरा कलर लेना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं आप, इतना ही कंट्री मेनली उस समय मानी जाती थी। नंबर कंट्रीज मोन्यूल, चोलास, पॉलीमेरा, इमेसू, उस समय का बात है। वो अर्ली मिडाइवल इंडिया के समय का, जो नाम भी आज आपने नहीं सुना होगा इसका। लगता है सिस्टम फंस रहा है मेरा, 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो अर्ली मिडाइवल इंडिया था कि जैसे शुरुआत हुआ था मिडाइवल इंडिया का, तो उस समय क्या था। ठीक है, तो उसे डेफिनेशन के रूप में आप लोग पढ़िएगा, वो आपके एग्जाम्स में काम भी आ सकते हैं। फर्स्ट है, दिल्ली सल्तनत चला कब से था। 1206 के पहले हमको नहीं याद करना है दिल्ली सल्तनत के लिए। ठीक है, 1206 से पहले हमको नहीं अभी देखना है, क्योंकि वो तुर्की साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित होते गया। कई राजा आए थे, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम, ये सब करके आए थे। ठीक है, मेनली हमको 1206 से आगे पढ़ना, जो दिल्ली सल्तनत बना था, दिल्ली पर कब्जा किया गया था। ठीक है, तो 1206 में 13वीं शताब्दी में, 1206 यानी 1200 के ऊपर 13वीं शताब्दी होगा, 1400 के ऊपर 15वीं शताब्दी होगा, एक आगे शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में दिल्ली में एक नए तरह के वंशवादी दायरे का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत की जीत की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि वो तुर्की था, मोहम्मद गौरी। ठीक है, गौर का शासक था ये तुर्की में। तो मोहम्मद गौरी शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत का, जिसने 11वीं में बेसिन से और 1186 में गजनौ को उखाड़ फेंकने का मार्च किया था। ठीक है, और ये 11वीं शताब्दी में बेसिन का जो साम्राज्य था खत्म किया था। 1186 यानी 12वीं शताब्दी में गजनौ को उखाड़ फेंका था इन्होंने। ये काफी डिटेल स्टडी है दोस्तों, वैसा आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, ये क्या है। ठीक है, डिटेल मैंने आप लोग के लिए लाया है।
1190 में उसने राजस्थान में भटिंडा पर कब्जा कर लिया। 1190 में मोहम्मद गौरी ने राजस्थान में भटिंडा पर कब्जा कर लिया, जो कि अभी पाकिस्तान में भटिंडा चला गया, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई शुरू की। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी मोहम्मद गौरी ने लड़ा था और भटिंडा को जीत लिया था। उसने 1192 में हराया। पहला बार मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन सेकेंड टाइम पृथ्वीराज चौहान हार गया और 1192 में। और ठीक है, तराइन का युद्ध जिसे कहा जाता है, प्रथम युद्ध हार गया था, द्वितीय में जीता और तीसरा युद्ध किया ये जयचंद से। तीसरा युद्ध किससे किया? जयचंद से, जिसे चंदवार का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। उनके विश्वसनीय ममलूक पूर्वदास जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उनका ये सेनापति मान लीजिए या कुछ उनके करीबी मान लीजिए जो उनके देखभाल करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, उनका एक वंश एक श्रृंखला में पहला था जिसे सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी अच्छे आपसे पूछे जा सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है कि एक पहला ये किसी शासक का वंशानुगत अपने पोस्ट को संभाल लिया, जैसे उनके रिलेटेड ही थे इसीलिए उन्होंने संभाला, तो ये पहला दफा हुआ था। अदरवाइज ऐसे कभी हुआ नहीं था कि किसी के शासक के बेटा और पोते ने इसे, या फिर किसी नजदीकी ने इन्हें ये किया और राजवंश से रिलेटेड गद्दी पर अपना हाथ जमा लिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के रूप में, इसे ही दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। भारत मध्य एशिया योद्धाओं द्वारा अपने मध्य एशिया युद्धों को वित्त करने के लिए छापेमारी करने का भी एक समृद्ध स्थान के रूप में देखा जाने लगा। और ये दिल्ली क्या करता था, दिल्ली सल्तनत देश के विभिन्न भागों में जाकर छापेमारी कर करके उसे अपने अंदर बस में कर लिया जाता। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत की मंगोलों की हार ने राजनीतिक माहौल को बदल के रख दिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों ने भी हमला किया था, तो मंगोल हार गए थे। उसके बाद और भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसने भारत के अंदर मध्य एशियाई सुल्तानों के एक वर्चस्व को चिह्नित किया, जहां उनका बचाव करने के लिए समृद्ध क्षेत्र था, जहां एक बदलते राजनीति संस्कृति का हिस्सा बन गया। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे बन के उभरे कि जो भी हमारे इंडिया में जो डिफरेंट पार्ट्स थे उस समय, वो लोग इन पे विश्वास करने लगे। दिल्ली सल्तनत में जिसकी सरकार थी कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे पहले मोहम्मद गौरी, उन लोगों को विश्वास हो गया। ठीक है, और वो काफी सोचते थे कि कहीं कुछ होगा, हम पे कोई हमला करेगा तो हम जाके दिल्ली सल्तनत से बचाव मांगेंगे कि हमें बचाइए। तो ये काफी एक अलग उभर के बना कब, जब इन्होंने मंगोल को हराया। मंगोल काफी खतरनाक होते थे, गंदे गंदे कपड़े पहने हुए होते थे और उनका पहचान यही है, जैसे तैसे लोग खाना खाते थे मंगोल। उनका एक बहुत अच्छा एक शासक था उनका, चंगेज खान, आपने पढ़ा होगा कभी, वो काफी ब्रिलियंट पर्सन था चंगेज खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, पता नहीं आज कंप्यूटर में क्या हो गया है। और ये आप देख रहे हैं, जैसा ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, उनका ये पिक्चर है, और ये कुतुब मीनार है जिनका नींव इन्होंने डाला था। मैं आपको बता दूं वर्बली कि इनका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था कुतुब मीनार का। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि इन्हें पूरा किसने करवाया, ये पूरा नहीं करवा पाए थे, मर गए थे बहुत जल्दी, 1210 में ही शायद मर गए थे। तो इनको पूरा करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और उनकी बेटी रजिया थी, रजिया सुल्तान।
और देखिए, मैं आपको ये फिगर इसलिए मैं लाया हूँ कि एक टाइम पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली सल्तनत का क्या कितना इम्पोर्टेंस हो गया था एक समय में। देखिए, ये पूरा भाग जो भारत का है, देख रहे हैं आप, ये पूरे भाग पर एक समय दिल्ली सल्तनत का कब्जा था। भले राजवंश चेंज होते गए, जैसे पहले क्या था, गौड़ी का जो भी था वो था, फिर ऐबक आए, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर तुगलक वंश आया। तो ये सब क्या थे, ये दिल्ली सल्तनत में ही कब्जा जमा रहे थे, दिल्ली सल्तनत के ही नाम से। ठीक है, डायनेस्टीज आती गई न्यू न्यू। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत के नाम से जो कब्जा था वो पूरी भारत के एक टाइम पे 85% भागों पर कब्जा हो गया था। ठीक है, और आपने एक न्यू मूवी अभी आई है, तुरंत आपने देखा होगा, अजय देवगन की एक मूवी आई थी, नाम नहीं याद आ रहा है, न्यू मूवी थी, वो भी डायनेस्टीज पे ही मूवी थी। तो आपने देख, गोंडवाना स्टेट का उसमें आप पे जिक्र किया गया है, जो सैफ अली खान उसमें रोल किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना को बचाने के लिए अजय देवगन ने किसका भूमिका निभाई थी याद नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र का कोई कहानी रहता है, तो उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे देती है और बचा लेते हैं, लेकिन लास्ट तक गोंडवाना स्टेट्स को। मूवी की नाम नहीं मुझे याद आ रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये इसका तो मैंने जिक्र कर ही दिया था आप लोग के सामने कि एक समय हमारी कंट्री उस समय कितनी थी। तो देखिए, ये सारी कंट्री थी उस समय। नंबर्ड कंट्री जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आज का स्लाइड है दोस्तों। अच्छा, हमारा लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों को पछाड़ कर ख्याति प्राप्ति की। और मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को लेकर आऊंगा, ये एकदम निफिक्र रहिए। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि एक वर्बली आपको एक पूरे इतिहास के बारे में जानकारी हो, काफ़ी डिटेल जानकारी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़े एग्जाम निकल जाए, आपको नॉलेज ही नहीं है, और एग्जाम निकलता भी नहीं है। वैसे आपको एक डिटेल एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट से बेस्ट मैं देने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आपको एक थ्योरीज टाइप के बता रहा हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, टॉप क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, बस आप ध्यान लगाकर पढ़िए। हम लोग का काम पढ़ाना ही है, हम लोग को नौकरी नहीं करना है, इसलिए हम आपको जो अच्छे से अच्छे बेनिफिट है वो दे सकते हैं। दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों को पछाड़कर ख्याति प्राप्ति की, और जो एशिया में कहीं और नहीं थे, चंगेज खां 1150-1160 से 1227 में जब तक इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए मंगोल जनजातियों को एकत्रित किया। और दिल्ली सल्तनत में जिनकी सरकार थी, मंगोल को हराया भी इन्होंने, और मंगोल का बाद में साथ भी लिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उनको भी पता था, मंगोल को भी पता हो गया कि दिल्ली सल्तनत में अब जिसकी गद्दी जिसके हाथ में, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक पूरे कब्जा है। और इन्होंने भी समझ सका कि चंगेज खां का काफ़ी इतिहास रह चुका है मंगोल में। मंगोलिया उधर है, चीन के उत्तर या दक्षिण में पड़ता है, और वहाँ सबसे विश्व की सबसे बड़ा डेजर्ट जो गोबी डेजर्ट है वहीं है। गोबी डेजर्ट जो है
गोबी डेजर्ट वो वही है मंगोल में। मंगोलों से विवाह से संबंधित तुर्की योद्धा हालांकि भारत में सफल रहे। मंगोल से विवाह करने में तुर्की के योद्धा सफल रहे। तैमूर, जिसे तामेरलेन के नाम से भी जाना जाता है, तैमूर को किस नाम से जाना जाता है? तामेरलेन, ये बात नोट कर लीजिए आप लोग, के नाम से जाना जाता है, का जन्म समरकंद के पास किस में हुआ था? एक अल्पकालिक मंगोल उत्तराधिकारी राज्य में ट्रांस ऑक्सियाना के चगताई खनाटे में हुआ था। काफ़ी अजीब नाम है। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तामेरलेन का, ठीक है। और ये मंगोल उत्तराधिकारी था। उन्होंने गंगा बेसिन पर विजय प्राप्ति की। गंगा की नदी बेसिन क्या होता है पता है ना आपको? मैं ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को कि बेसिन होता क्या है जनरली। और मुल्तान के गवर्नर को अफगानिस्तान वापस जाने के रास्ते पर दिल्ली की गद्दी पर बैठे और विजय प्राप्ति की। और मुल्तान के जो गवर्नर थे, अफगानिस्तान वापस जाने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मैंने इनका भी जिक्र किया था आप लोग के, वो पहले 711 स्टार्टिंग में इन्होंने ही नींव डाली थी अरब के तरफ से अटैक करके। मोहम्मद बिन कासिम इराक के अरब गवर्नर का उप था, ठीक है। ईस्वी में सिंध पर आक्रमण, सबसे पहले किस पे आक्रमण किया था? सिंध पर, और कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध मुस्लिम कब्जे में रहा। सिंध किसके कब्जे में रहा? मुसलमान के कब्जे में रहा। भारत में घुसने में अरबों की अक्षमता, कहने का मतलब क्या है कि भारत में घुसने में अरब काफी बार हमला कर चुके थे भारत पर, लेकिन सफल रहे वो 712-11 में। बहुत बार हमला कर चुके थे पहले भी, लेकिन सफल रहे थे मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में। गजनी के महमूद ने भारत पर पूरी तरह से 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका था। ये वही अभी बता रहे हैं, 1150 से 1247 तक के इतिहास के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया। सबसे फर्स्ट बार आक्रमण 1101 में किया था, 1001 में किया था उसने, गुजरात के पाटन में किया था, सोमनाथ मंदिर पर। और वहाँ करीब इसने 20 लाख दिनार जीता था। 20 लाख दिनार इसने जीता था। भारत को लूटने के लिए उसका छापे का मुख्य उद्देश्य था बहुत सारे धन को एकत्रित करना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। महमूद गजनी। गौर के मोहम्मद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदेश का अधिग्रहण करना था। मुल्तान का पहला आक्रमण 1175 में हुआ, गुजरात में 1178 में किया और विजय प्राप्ति का प्रयास किया और उसके सोलंकी शासक द्वारा उसकी हार, भीम द्वितीय इसको हरा दिया था। किसको? मुल्तान को। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे। द्वारा तराइन की पहली लड़ाई, अभी मैंने आपको तराइन के युद्ध अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसका डिटेल है ये। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और दूसरी 1192 में मोहम्मद गौरी को इन्होंने फर्स्ट टाइम हरा दिया और सेकेंड टाइम 92 में इन्होंने खुद हार गए। और चंदवार का युद्ध हुआ 1194 में, तो तराइन की तृतीय युद्ध भी बोलते हैं उसको। जयचंद से लड़ा था, ये सब मैंने अभी आपको बताया था खुद। कनौज के गढ़वाला शासक की लड़ाई। पंजाब में खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए भारत में उनका आखिरी अभियान 1206 में हुआ और एक अफगान मुसलमान कट्टरपंथी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और मोहम्मद गौरी की जो हत्या थी वो 1206 में कर दी गई दोस्तों, ठीक है। इसके बाद वो ज़्यादा दिन रह नहीं सके और इतने लड़ाई करने के बाद 1206 में इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत होती है। मैं शुरुआत आपको बताऊंगा कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और वो आगे कैसे कैसे अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा सेशन आज का अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा।